हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल रिबेक स्टडी। दोस्तों, आज का यह वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन स्टूडेंट के लिए जो कि सीजी टेट 2026 का प्रिपरेशंस बहुत ज़ोरों शोरों से कर रहे हैं। उनके लिए मैं लेकर के आया हूं 2019 के सेट ए में आए हुए जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे के सारे सॉल्व पेपर में लेकर के आया हूं। तो वीडियो पे नए हैं तो वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। समय न गवाते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक से लेकर के यहाँ पर जितने भी प्रश्न दिए गए हैं वो सारे के सारे प्रश्न। चलिए एक एक करके हम लोग स्टार्ट करेंगे। पहला यहाँ पर प्रश्न दिया गया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से, प्रथम भाग में हम लोग देखेंगे। एक साइड आप इंग्लिश देख पाएंगे और एक साइड आपको हिंदी दिखाई पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। अकादमिक उत्कृष्टता की मांग के इस दौर में विद्यालयों में खेल कूद का समावेश है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, मैं एक एक करके जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं ये नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्ट आंसर बताने का प्रयास करूंगा। इसका आंसर हो जाएगा आपका व्यक्ति विशेष के समन्वित विकास हेतु आवश्यक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर। इसी तरीके से अगला प्रश्न मैं देखता हूं। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि एक 12 वर्षीय बालक के सामाजिक विकास के लिए सर्वोत्तम स्थान है। तो 12 वर्ष के लिए जब बालक 12 वर्षीय होता है उसका सामाजिक विकास के लिए सबसे सर्वोत्तम स्थान क्या है? खेल के मैदान। क्या है? प्लेग्राउंड। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला यहाँ से पूछा है कि बाल्यावस्था में व्यक्तित्व होता है। तो बाल्यावस्था में व्यक्तित्व क्या होता है, कैसा होता है? तो व्यक्तित्व देखिए बहिर्मुखी होता है। अगर हम इसे इंग्लिश में देखेंगे एक्सट्रोवर्ट होता है। क्या होता है? एक्सट्रोवर्ट। बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर अगला पूछा है कि एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है, आप उसकी मदद कैसे करेंगे? तो एक विद्यार्थी जो अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गया है उसका मदद कैसे करेंगे हम लोग? तो एक कठिन अवधारणाओं का पुनः अध्यापन करके अर्धवार्षिक परीक्षा में उत्तीर्ण हुए विद्यार्थी की हेल्प करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाय रीटीचिंग डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए कैसे अभिप्रेरित करेगा? तो एक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने के लिए जिज्ञासा जगा करके प्रेरित कर सकता है। जिज्ञासा जगा करके प्रेरित कर सकता है बाय अराउजिंग क्यूरियोसिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है देखिए कि एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों में अच्छी आदतें डालने में कैसे सहायक हो सकता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। किस तरीके से कर सकता है? एक पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन द्वारा वो अपने हेल्प कर सकता है, एक आदर्श के रूप में हेल्प कर सकता है, पुरस्कार तथा दंड के प्रयोग द्वारा हेल्प कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका बिल्कुल सरल होनी चाहिए। अगर आप कहीं गूगल करेंगे तो एक आपका आंसर आएगा प्रमाणिक हो जाएगा। तो इसमें से चाहे ये और चाहे ये दोनों ही यहाँ से आपका सही आंसर है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला हम देख लेते हैं। अगला यहाँ से पूछा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा कब मूर्त चीज़ों के लिए ज़्यादा तार्किक लेकिन अमूर्त विचारों का अभाव के अवस्थाओं में पाया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो अभाव होता है इसमें ये पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि बालक में मानसिक मंदन की वजह यह हो सकता है। तो बालक में मानसिक मंदन की वजह क्या हो सकता है? तो बालक में मानसिक मंदन का वजह गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण ये हो सकता है, माता के गर्भ में क्रियाशील कारण ये भी है, जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप ये भी हो सकता है। मानसिक मंदन यानी दिमाग का कम होना या दिमाग धीमी गति से काम करना हो जाता है। तो गर्भाधान के समय क्रियाशील कारण
या माता के गर्भ में क्रियाशील कारण या जन्म के बाद किसी दुर्घटना के फलस्वरूप हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ से पूछा गया है, अगला यहाँ से पूछा गया है कि समस्यात्मक बालक से संबंधित कौन सा गुण नहीं है। तो कौन सा गुण नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सामाजिक रूप से समायोजित नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है, तो अधिगम अक्षमता की बात अगर करेंगे तो ये उपयुक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अधिगम अक्षमता किन कारणों से होता है, तो वंशानुगत कारणों से, शारीरिक कारणों से या फिर वातावरण संबंधी कारणों से ये होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तरफ हिंदी दिखा रहे हैं दोस्तों, एक तरफ इंग्लिश यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में बनाया गया है। इसी तरीके से हम इसका सॉल्व भी देख रहे हैं। तो मैं एक साइड हिंदी बता दे रहा हूँ, तो आप अगर इंग्लिश स्टूडेंट होंगे तो आप अपना इंग्लिश में इधर से प्रिपरेशंस कर सकते हैं। बालकों की अभिवृद्धि एवं विकास में अभिवृद्धि शब्द बालकों के व्यक्तित्व के किस पक्ष से संबंधित है, तो यह किस पक्ष से संबंधित है दोस्तों, यह है आपका शारीरिक पक्ष से संबंधित है, फिजिकल पक्ष से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना समस्या केंद्रित है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी। व्यूह रचना में क्या क्या हो जाएंगे, परियोजना हो जाएगा, अन्वेषण हो जाएगा, खोज हो जाएगा। तो उपयुक्त सभी जो है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की भूमिका के संबंध में सही है। तो शिक्षक की भूमिका के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो शिक्षक का एक शिक्षार्थियों के प्रति मित्रवत दृष्टिकोण होना चाहिए। ये बिल्कुल आपका यहाँ से करेक्ट आंसर है। टीचर शुड हैव अ फ्रेंडली एटीट्यूड टुवर्ड स्टूडेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि एक नवजात अपनी माता के स्पर्श की प्रक्रिया में मुस्कुराता है, यह निम्न में से किस प्रक्रिया का उदाहरण है। तो एक नवजात बच्चा उनकी माता जब स्पर्श करती है तब वो मुस्कुराता है, तो ये आपका हो जाएगा सामाजिक संवेगात्मक प्रक्रिया के द्वारा ये उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों सारे के सारे एक बार आप रिपीट कर लीजिएगा विदाउट स्किप किए। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से है कि एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसके वो योग्य है, उसे क्या कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उसे कहा जाता है कि पिछड़ा बालक। एक बालक जिसकी शिक्षा की प्राप्तियां उस स्तर से कम है जिसका वो योग्य है, उसको कहते हैं बैकवर्ड चाइल्ड। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य चर्चा की रूपरेखा अस्तित्व में आई है, तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये 2005 में आई है एनसीईआरटी की नवीनतम पाठ्य चर्चा की रूपरेखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि एक 11 वर्षीय बच्चे से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अजनबियों के विरुद्ध चिड़चिड़ापन प्रकट करता है। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदना तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो किस प्रोग्राम प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्ट्रॉस लाइटिनेन क्रिकसेंक परसेप्चुअल मोटर प्रोग्राम। यदि बालक में अधिगम अक्षमता का संबंध संवेदन तथा गामक तंत्र में आए दोष से है तो यह किस प्रोग्राम में प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त किया जाता है। तो श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनके लिए किस तरीके से पढ़ाई किया जाता है, यहाँ पर
सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके उनका पढ़ाई को सफलतापूर्वक उन्हें बनाया जाता है। विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के लिए किस विधि में योगदान के लिए जाना जाता है? तो किस विधि के लिए जाना जाता है? तो ये प्रोजेक्ट विधि के लिए विलियम किलपैट्रिक को शिक्षण के लिए जाना जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि किशोरावस्था को सर्वोत्तम प्रकार से परिभाषित करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। यह परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक है। यह कथन है किसका है? यह कथन, तो यह कथन है दोस्तों बिगी एवं हंट का है कथन। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि बच्चों के खाली स्थान को उनके व्यवहार के चिन्हों जैसे तनाव, बेचैनी और हकलाने से जाना जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संवेगों। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमोशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, अगला क्वेश्चन है कि 5 वर्ष का बच्चा पहली बार चिड़ियाघर में ऊंट को देखकर कहता है घोड़ा। यह उदाहरण संज्ञानात्मक योजना में किस सुधार की प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समावेशीकरण प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ से पूछा गया है कि अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को हम कहते हैं। तो अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? सीखना कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किया गया था। तो प्रथम किंडरगार्टन प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो फ्रेडरिक फ्रोबेल ने किया था। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम क्या है? तो बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम क्या है फ्रेंड्स? तो ये हो जाएगा आपका वर्धा शिक्षा योजना। वर्धा शिक्षा योजना जो है सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक शिक्षा या नई तालीम का अन्य नाम। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि मानसिक विकास के पक्ष है। तो मानसिक विकास के पक्ष क्या है? तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानसिक विकास के जो पक्ष हैं संवेग हो जाएंगे, बुद्धि हो जाएंगे, भाषा हो जाएंगे। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। तो उपयुक्त सभी में आप टिक लगा देंगे। उपयुक्त सभी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देख लेते हैं। अगला यहाँ से प्रश्न पूछा गया है, प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए आवश्यक है। तो प्रयास एवं भूल द्वारा सीखने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेरणा, बाधा, निरर्थक प्रतिक्रिया। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि 85 है उसे वर्गीकृत किया जाएगा। तो उसे किसके द्वारा वर्गीकृत किया जाएगा? मंद बुद्धि के द्वारा। एक बालक जिसकी बुद्धिलब्धि कितनी है? बुद्धिलब्धि आपका 85 है तो मंद बुद्धि के अंतर्गत वो आएगा, क्योंकि अगर 100% आएगा तब जाके वो एक सामान्य बुद्धि या कहना चाहिए श्रेष्ठ बुद्धि के लाइन पे वो वर्गीकृत किया जाता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछते हैं, ये द्वितीय भाग में हिंदी पूछा गया है। तो द्वितीय भाग में जो हिंदी पूछा गया है हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि पठन सीखना एक इंटरैक्टिव प्रक्रिया है क्योंकि इसमें शामिल है। तो पठन सीखना एक इंटरैक्टिव प्रक्रिया है। इसमें क्या शामिल है? तो इसमें क्या शामिल है दोस्तों? इसमें शामिल है आपका कई तरह के लोग व सामग्री के स्रोत शामिल होते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से इसी तरीके से पूछा है कि इनमें से रमणीक का पर्याय नहीं है। तो रमणीक का पर्याय क्या नहीं है? तो रमणीक का पर्याय यहाँ पर नहीं है समीरण। तो रमणीक का पर्याय यहाँ पर समीरण नहीं है। इसके अलावा आपका रम्य, सुहावना या मनोहर ये सारी चीज़ें हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देख लेते हैं। पंचतंत्र की यहाँ पर बात हो रही है।
पंचतंत्र की कथाएं किस कौशल विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है? तो जो पंचतंत्र की जो कथाएं हैं वो किसके द्वारा है? तो ये आपका हो जाएगा भाषाई विकास एवं बोध विकसित करने के लिए दृष्टि से, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चे की जिज्ञासा जागृत करने एवं कल्पना शक्ति विकसित करने की दृष्टि से, ये भी आपका सही हो जाएगा। कहानी के पात्रों के भावों के संपर्क में आने से स्वानुभव का विस्तार करने की दृष्टि से, ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि तीनों सही है तो उपयुक्त तीनों सही हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से इस तरीके से पूछा है कि तद्वित प्रत्यय कहाँ लगता है? तो तद्वित प्रत्यय लगता है आपका यहाँ पर संज्ञा के अंत में। ऑप्शन नंबर जो बी है यह आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि पढ़ना क्या है? प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो पढ़ना क्या है, प्रश्न का सही उत्तर आपको देख करके बताना है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों में से सही, यानी कि भाषा अधिग्रहण का एक समाधान है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अर्थ प्राप्त करने के लिए डिकोडिंग प्रतीकों की जटिल संज्ञानात्मक प्रक्रिया, ये भी हो जाएगा। पढ़ना आमतौर पर दृश्यात्मक तथा कभी कभी स्पर्शात्मक होते हैं, तो ये आपका सही हो जाएगा। यानी कि तीनों जो ऑप्शन है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि प्रश्नवाचक अवयव न वाक्य के किस भाग में प्रयुक्त होता है? तो प्रश्नवाचक जो अवयव है जो न, वो किस वाक्य में प्रयुक्त होता है? तो आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा वाक्य के अंत में प्रयुक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? तो भाषा सीखने का सही मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सबसे स्टार्टिंग में सुना जाता है, फिर बोला जाता है, फिर पढ़ा जाता है, फिर लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के अनुसार अगर वाक्य के भेद देखेंगे तो 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखते हैं कि स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं? तो बोलना सीख चुके होते हैं। स्कूल जाने से पहले बच्चे क्या सीख चुके होते हैं? तो बोलना सीख चुके होते हैं। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शांत ग्रह भी कहा जाता है। अर्थ ग्रहण की दृष्टि से इन तीनों प्रयोगों के अर्थ वैभिन्न को किस बच्चे को किस प्रकार समझाना उचित है? तो ये जो है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संदर्भ एवं बोध दोनों दृष्टि से। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि पतंग शब्द का अनेकार्थ है। तो पतंग शब्द का अनेकार्थ क्या है दोस्तों? पतंग शब्द का अनेकार्थ है आपका बी नंबर सूर्य। पतंग शब्द का जो अनेकार्थ है वो क्या है आपका? सूर्य हो जाएगा। बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहां से पूछा है ओष्ठों की स्थिति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो ओष्ठों के स्थिति के आधार पर जो स्वर होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है यह आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला हम लोग देखते हैं। अगला यहाँ से पूछा गया है कि परात किस भाषा का शब्द है? तो परात किस भाषा का शब्द है? ये पुर्तगाली है परात। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, देखिए किस विदेशी विद्वान ने देशज शब्दों को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबंध माना है? तो अनार्य स्रोत से संबंध क्या माना है? जॉन बीम्स। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन बीम्स। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को सीखता है उसे क्या कहा जाता है? तो उस भाषा को कहा जाता है आपका मातृभाषा। उस भाषा को क्या कहा जाता है? मातृभाषा। जब बच्चा अपने जन्म के बाद परिवार में जिस भाषा को बोलता है। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि अपवाद छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहना उचित होगा, उपर्युक्त कथन क्या है? तो उपर्युक्त कथन देखिए
सभी सही हैं, क्या है, सही हैं। अपवाद को छोड़कर सभी बच्चों के मस्तिष्क को भाषा अधिग्रहण डिवाइस कहेंगे, तो ये सही है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? तो विद्या प्रवीण किस समास का उदाहरण है? ये आपका हो जाएगा अधिग्रहण तत्पुरुष समास का। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम लोग कि तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तुलसी के वास्ते ही जैसे राम ने अवतार लिया, ये आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका संप्रदान कारक। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है मुहावरे के बारे में, तो मुहावरा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह स्वतंत्र वाक्य होता है, ठीक है, यह स्वतंत्र वाक्य वाक्य होता है, ये गलत है। इसका क्षेत्र लोकोक्तियों की तुलना में व्यापक होता है, ये भी आपका गलत है। सामान्यतः इसका संबंध किसी कथा अथवा चिर सत्य से होता है, ये भी गलत है। ये वाक्यांश होता है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि संज्ञा के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे क्या कहा जाता है? तो संज्ञा के जिस रूप में संख्या का बोध होता है उसे कहा जाता है वचन। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन अपठित गद्यांश के संबंध में गलत है? तो क्या गलत है? अपठित गद्यांश का शीर्षक दिए गए अंश से पृथक होना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो सी है यह आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि मनुष्य को सदा मनुष्य ही होना चाहिए, यही उनका पहला कर्तव्य है और यही मनुष्यता है। अभाव के कष्ट और अपूर्णता की वेदना ने हमें मनुष्य बनाया है। जिसने कभी दुख का अनुभव नहीं किया वह कभी दूसरों के दुख नहीं समझ सकता। पर दुख, कातरता एवं परपीड़ा निवारण की मनुष्यता को सर्वोत्तम एवं सर्वोच्च अवस्था है। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक निम्नांकित में से कौन सा होगा? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों सही है। क्या क्या? मनुष्यता, मनुष्यत्व, मनुष्यता की चरमावस्था, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है हिंदी के क्वेश्चन में अगला यहाँ से क्वेश्चन नंबर पूछा है कि सुनने की निहित क्षमताओं में कौन सी क्रिया शामिल रहती है? तो सुनने की निहित क्षमताओं में यहाँ पर स्मृति की सक्रियता, ये आपका हो जाएगा। अर्थ की रचना, बीच में टोकने पर नियंत्रण। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ पर पूछा गया है कि उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या है? तो उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या हो जाता है? उत्धन लंघन, उत्धन लंघन हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से हिंदी से ही पूछा है कि निम्नलिखित में से उपसर्ग वाले शब्दों का सही वर्ग चुनिए। तो उपसर्ग वाले सही शब्द क्या है? अवज्ञा, उपवन, परिजन। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपसर्ग वाले शब्दों का चयन करना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि मेहनत कोई करे, लाभ कोई और उठाए, भावार्थ को बताने वाली लोकोक्तियों कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है, अंधा पीसे कुत्ता खाए। ऑप्शन नंबर जो बी है यह आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द है। तो लौट कर आया हुआ के लिए एक शब्द क्या हो सकता है? प्रत्यागत। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है संपूर्ण प्रज्ञा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती हैं और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है। यह वाक्य निम्नांकित में से किस प्रकार का है? तो यह किस प्रकार का है? यह एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है। ऑप्शन नंबर जो सी है
ये आपका करेक्ट आंसर है। संपूर्ण प्रज्ञा अब शांतिपूर्वक एक दूसरे से व्यवहार करती हैं और जाति द्वेष क्रमशः घटता जाता है। यह एक प्रकार का संयुक्त वाक्य है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को कहते हैं। तो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? नाम धातु कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा है। तो निम्नलिखित वाक्यों में भाववाचक संज्ञा क्या है दोस्तों? ये है भवन की सजावट अच्छी है। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, और अगला जितने भी क्वेश्चन हैं ये सब इंग्लिश से प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। थर्ड पार्ट में इंग्लिश से पूछे गए हैं। और क्या पूछा गया है? रीड द पैसेज फर्स्ट एंड सेकंड केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। सीरियल नंबर 61 से लेकर के 65 तक यहाँ से आपको इसी जो पैसेज है उसको पढ़ करके आपको आंसर बताने हैं। तो मैं इसको कुछ समय के लिए वीडियो को यहीं पर पॉज कर रहा हूँ, आप पढ़ लीजिए। इसके बाद हम लोग एक एक चीज का आंसर देंगे। Our word is a hungry word, but it does not have to be. It is a stick word, but it does not have to be. It is an improvised word, but it does not have to be. How soon can we change it? What will it cost? What will our word be like afterward? Our task can be state safely enough. The right combinations of good land, good food, raw materials, factories, and healthy pupils can produce a word of plenty of for everyone. Today we have at our command the knowledge to enable us to build up the right combinations on a worldwide scales. इस तरीके से जितने भी यहाँ पर पैसेज लिखे गए हैं उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हम लोग आंसर देखते हैं। तो आंसर में यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, देयर विल बी लेस टेंशंस इन द वर्ल्ड बिकॉज देयर विल नो लॉन्गर बी सच ग्रेट डिफरेंट बिटवीन द हैव एंड हैव नॉट नेशंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका द रिच एंड पुअर नेशंस। क्या व्हाट डज द हैव एंड हैव नॉट नेशंस मीन इन द अबाउ लाइन? इस लाइन का मतलब क्या है? द रिच एंड पुअर नेशंस। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबली द मोस्ट एप्रोप्रिएट टाइटल्स फॉर द पैसेज। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अ न्यू वर्ड। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू वर्ड। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि आवर वर्ल्ड इज हंग्री वर्ल्ड बट इट डज नॉट हैव टू बी। इट इज अ sick word but it does not have to be. It is an improvised word but it does not have to be. The word is italics. Improvised is used as improvised. The word is italics. Improvised is used as। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडजेक्टिव। ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है द राइट इन द पैसेज से ईच ऑफ अस हैज अ चॉइस टू मैक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देयर मस्ट बी अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग एंड वर्किंग इन दैट डायरेक्शन। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 64 का। द राइट इन द पैसेज से ईच ऑफ अस हैज अ चॉइस ऑफ मैक। क्वेश्चन नंबर अगला
यहाँ से पूछा गया है, as the food productions of the world increasing, so will the available energy of mankind grow greater. This will be lead to a higher productions still of food and other things. In the above sentence the underlined lead to is a, क्वेश्चन नंबर 65 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, फेरेजल वर्ब। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फेरेजल वर्ब। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, द फंडामेंटल टू द होल प्रॉब्लम इज हेल्थ because fit people have the energy and inclinations to take on bold enterprises. What we must work for is to set rolling snowballs of progress. It will gather size as it travels. In the above lines the expression set rolling snowballs of progress means, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, start something to bring about progress which will keep on increasing like a snowballs collecting more snow. ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है, व्हाट इज रॉन्ग विथ द वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेल्थ द poverty are the major challenge of the world today. ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, द मोर अमाउंट ऑफ मनी वी स्पेंड ऑन वार द मोर कंस्ट्रक्टिव रिजल्ट वी गेट। क्वेश्चन नंबर यहाँ से सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो दूसरा पैसेज दिया गया है, दूसरा पैसेज को भी आप यहाँ से रीड करिए और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसका हम लोग आंसर देखेंगे। दोस्तों पैसेज के अकॉर्डिंग मैं केवल आंसर बता दे रहा हूँ, इस पर कुछ समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इसके बाद जो मैथ आने वाला है उसको मैं ए टू जेड बताने वाला हूँ, वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसी के वजह से मैं बता नहीं रहा। आई होप ये जो पैसेज 2 दिया गया है आप इसे रीड कर चुके होंगे। हम अब इसका क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। टू फॉरवर्ड मीन्स इसका मतलब क्या होता है, टू फॉरवर्ड मीन्स का, तो इसका मतलब होता है टू प्रोहिबिट्स। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, क्वेश्चन कि द वर्स्ट कमिंग हैव इम्पॉसिबल सिचुएशंस मीन दैट दे आर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अनरियलिस्टिक। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है 72 क्वेश्चन है, ऑफ्टन इन एडिशंस टू द पिक्चर्स स्टोरीज देयर आर अदर अट्रैक्टिव फीचर आर्टिकल on sports and hobbies, short stories, letter from and to the editor, prize competitions and a few alluring advertisement. In the above sentence of 10 is an, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एडवर्ब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर एक और छूट जा रहा था 69, द सिनोनिम्स ऑफ एल्यूरिंग इज, तो एल्यूरिंग का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर हो जाएगा टेम्पटिंग। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखते हैं, अगला क्या पूछा है, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि द वर्स्ट कमिंग हैव इम्पॉसिबल सिचुएशंस, स्क्रैपी कैरेक्टराइजेशंस एंड प्रोज फुल ऑफ जर्जन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका फैसिल। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, द राइट्स ऑफ देज कमिंग्स हैव राइटली रियलाइज द
escapist impulses of young readers and their themes invariably deals with this impulse. The underlined word escapist is a, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नाउन। द अंडरलाइंड वर्ड escapist क्या है ये? तो ये है आपका एक प्रकार का नाउन। तो ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है द एंटोनिम्स ऑफ वर्च्यू। तो वर्च्यू का एंटोनिम्स क्या हो जाता है दोस्तों? तो वर्च्यू का एंटोनिम्स हो जाता है आपका वाइस। ऑप्शन नंबर जो डी सी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि द इंडेंटिंग एंड पंक्चुएशंस आर द सब स्किल्स ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? राइटिंग स्किल्स। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि रिसेप्टिव स्किल्स आर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लिसनिंग स्किल्स एंड रीडिंग स्किल्स। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो सही बताने का प्रयास करता है? तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। टेक्स्ट बुक शुड बी सप्लीमेंट्स विथ लॉट्स ऑफ आउटसाइड रीडिंग। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका करेक्ट बताने का प्रयास करता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि ग्रामर कैन बी टफ इंडक्टिवली। तो 79 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाय गिविंग एग्जांपल टू डेरिव्ड रूल्स। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है अ पर्सन ही सेड टू बी अ गुड स्पीकर व्हेन सी ही। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज एबल टू कन्वे आइडियाज एंड फीलिंग। गुड स्पीकर व्हेन सी ही। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स एंड इन्वॉल्व व्हेन यू वॉच अ टीवी शो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए लिसनिंग स्किल्स। टीवी शो में क्या कर सकते हैं हम लोग? सुन करके बहुत कुछ सीख सकते हैं, सुन करके अपना स्किल को डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा चाइल्ड विथ लर्निंग डिसेबिलिटी वुड हैव डिफिकल्ट इन होल्डिंग अ पेन। क्वेश्चन नंबर 82 है आपका ओमिट वर्ड और लाइन इन रीडिंग। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है रिमेडियल टीचिंग इज डिजाइन 83। तो 83 का आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा टू सपोर्ट स्टूडेंट हु लैग बिहाइंड इन एकेडमिक परफॉर्मेंस। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ अप्रोच द स्टूडेंट्स नेटिव लॉफ इज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्योंकि ग्रामर ट्रांसलेशंस मेथड इसमें लगा हुआ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है इंग्लिश के ही क्वेश्चन है लैंग्वेज एक्विजिशन से पूछा गया है। तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस। लैंग्वेज एक्विजिशंस इज एन इनफॉर्मल प्रोसेस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है अ गुड लैंग्वेज टेस्ट इज द ऑन विच। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ट द स्टूडेंट एबिलिटी टू यूज स्किल इन रियल सिचुएशंस। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कैन बी यूज फॉर अप्रोलाइजिंग टू समवन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आई एम सॉरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस कैन यूज apologizing टू समवन। apologizing टू समवन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आई एम सॉरी। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि व्हेन वी वांट टू टेस्ट राइटिंग स्किल्स वी टेस्ट द एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए
टू प्रेजेंट द मैटर इन अ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है, इफ अ स्टूडेंट मेक मिस्टेक वेल स्पीकिंग इन क्लास, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी या ही शुड नॉट बी डिस्करेज्ड बाय द टीचर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से स्टार्ट होता है दोस्तों चतुर्थ भाग में गणित के प्रश्न, यहाँ पर फोर्थ पार्ट मैथमेटिक्स स्टार्ट होते हैं। तो मैथमेटिक्स से यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि हम लोग एक एक चीज़ के बारे में हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से आंसर यहाँ पर लाया गया है चतुर्थ भाग में, और हम लोग सॉल्व भी करेंगे। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी भुजाएं का अनुपात 3:4:5 है, तो उस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहला त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो याद रखिए, आपका यहाँ पर 216 है, इसको याद रखना है। भुजाओं का अनुपात जो है क्या है, 3:4:5 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x 4x और 5x के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 3x 4x 5x के रूप में लिख सकते हैं। समकोण का क्षेत्रफल अगर हम लोग लिखेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, समकोण का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई होता है, यही होता है ना। तो ये आपका क्षेत्रफल कितना हमने लिया था, यहाँ पर कितना दिया गया है, 216 दिया गया है। इसी तरीके से इसमें मान रख देंगे 1/2। आधार यहाँ पर कितना दिया गया है, तो आधार यहाँ पर 3x दिया गया है, और यदि ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई यहाँ पर कितना दिया गया है, 4x। अब इसको जब हम लोग सॉल्व कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12x हो जाएगा, और 12x होगा, ये मान लेते हैं 12x हो गया। इससे इसको कट कर देंगे तो क्या प्राप्त हो जाता है, 6 प्राप्त हो जाता है। यानी कि हमारे पास कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या प्राप्त होता है, 216 ये हो जाएगा आपका कितना प्राप्त हो जाएगा, 6x² प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6x² प्राप्त हो जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे ये 6 से और इसके बीच में मल्टीप्लाई है, इधर चला जाएगा तो ये किस में परिवर्तित हो जाएगा, ये डिवाइड में परिवर्तित हो जाएगा। तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम कट कर देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, 36 प्राप्त हो जाता है। ये हो जाता है x²। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं 36। इसको जब हम लोग तोड़ेंगे तो ये किस तरीके से टूट सकता है, ये टूट सकता है 6 × 6 के रूप में, और x बराबर यहाँ पर ओनली फॉर 6 यहाँ पर निकल सकता है। ठीक है, जब x बराबर निकल गया 6 तो हमें अब मान रखना है एक एक करके। 3x यहाँ पर दिया गया है, तो 3x यहाँ पर मान के चलिए, हम यहाँ पर इस तरीके से सॉल्व करते हैं। 3 × 6 बराबर कितना निकल करके चलाता है, 18। तो वो 18 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से 4x, तो 6 चौके 24 प्लस 5x, तो 6 पंचे 30। अब सबको आप जोड़ दीजिए, 30 और 24 हो गया आपका 54, 54 और 18 कितना हो जाएगा आपका 72, 72। तो सब यहाँ पर 72 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा करेक्ट आंसर, 72 हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखते हैं, 72 किस में दिया गया है, तो 72 दिया गया ऑप्शन नंबर डी में, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से असंबंधित है, तो कौन सा अन्य से असंबंधित है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका अन्य से असंबंधित, किसी प्राकृतिक संख्या का घात ज्ञात करना। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना है, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल की संकल्पना क्या होता है, मूर्त या अमूर्त या दोनों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए आपका हो जाएगा दोनों, ए और बी दोनों। मूर्त क्या होता है, तो यदि हम लोग देखें तो भौतिक वस्तु जैसे कागज पर बने त्रिभुज का क्षेत्र या जमीन पर बने त्रिभुज करके क्षेत्रफल उसका मापा जाता है मूर्त के द्वारा। ठीक है, और अमूर्त के द्वारा यह तभी होता है जब क्षेत्रफल की अवधारणा को सूत्र किसके द्वारा हम लोग करते हैं, 1/2 आधार गुना ऊंचाई, ये आपका फॉर्मूला लगता है, तब अमूर्त यहाँ पर प्राप्त होता है। ठीक है,
तो इसका सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि कौन सी संकल्पना या संकल्पनाएं अधिक अमूर्त हैं। तो क्या है इसका, बीजगणितीय जो संकल्पनाएं होती हैं वो अधिक अमूर्त होती हैं। बी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, यहाँ पर भी क्वेश्चन दिया गया, एक तरफ हिंदी दिया गया है, एक तरफ इंग्लिश दिया गया है। 24 मीटर लंबी, 8 मीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर मोटी दीवार बनाने के लिए 24 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर नाप की कितनी ईंटें लगेगी यदि दीवार का हिस्सा 10% मसाले से भरा जाए। तो इसको निकालने के लिए थोड़ा सा आपको क्या ध्यान में रखना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए 24 मीटर लंबी है, तो 24 मीटर लंबी है तो 24 मीटर को सबसे पहला आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो 24 सेंटीमीटर यहाँ पर हो जाएंगे आपके। इसी तरीके से यहाँ पर 8 मीटर को भी आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, तो क्या बदल जाएगा 800 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, ठीक है। अब मोटाई आपके कितने दिए गए हैं, तो मोटाई आपके दिए गए हैं यहाँ पर 60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर मोटाई को m से हम लोग दिखाते हैं मान के चलिए, और इसको ये 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। मोटाई, ऊँट की आयाम की अगर बात करेंगे तो लंबाई कितनी हो दी हुई है, ऊँट का आयाम यहाँ पर दिया गया है 24 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ये आयाम दिया गया है। ये है आपका लंबाई और ये है आपका चौड़ाई और ये है आपका ऊंचाई, ठीक है। तो 24, 12 और 8 यहाँ पर दिया गया है। दीवार का आयतन और ईंट का आयतन अगर देखेंगे तो दीवार का आयतन यहाँ पर क्या क्या दिया गया है, दीवार का आयतन में यहाँ पर हो गया 2400, ठीक है। अब इसके अलावा क्या दिया गया है 800 गुना क्या दिया गया है 60, हमें दीवार का आयतन प्राप्त होता है। ईंट का आयतन हम लोगों ने प्राप्त किया तो क्या निकला 24 इंटू 12 इंटू 8, यही निकला ईंट का आयतन। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, इसको 10% कम करके करना है सॉल्व, तो 10% कम करेंगे यानी कि 10 में से 90 यहाँ पर रहेगा, वो परसेंट कम करके 10% का हिस्सा हमें लेना है। तो 10% हिस्सा लेना है यानी हमारे पास 90% हिस्सा बच रहा है। तो 90% को हम 100 के रूप में लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं 0/9 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व कर देते हैं कि 0/9 इंटू 2400 इंटू 800 इंटू 60, ठीक है, कितना 60। अब इसके बटा हम लोग लिख देते हैं 24 इंटू 12 इंटू 8, जो हमारे क्वेश्चन में हम लोगों ने निकाला है, ठीक है। अब इन सारे को इंटू कर दीजिए और इन सारे को इंटू कर दीजिए, क्या निकल करके चलाता है। जब ऊपर वाले का इंटू करिएगा तो क्या निकलेगा 1036 80000, ये निकल करके चला आता है। और इसको जब इंटू करिएगा तो क्या निकल कर चला आता है 2304। अब जब इसे आप सॉल्व करिएगा तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45,000, यानी कि ऑप्शन में जो ए नंबर पे दिया गया है 45,000, ऑप्शन में जो ए नंबर पे दिया गया है 45,000, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि आयताकार क्षेत्र की चौड़ाई उसकी लंबाई 60% है, यदि उस क्षेत्र का परिमाप 800 मीटर है तो क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या करते हैं, क्षेत्र की लंबाई के बारे में हम लोग देखते हैं। तो लंबाई को L से निरूपित करते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। लंबाई को किससे निरूपित करते हैं, L से करते हैं, और चौड़ाई को हम लोग किससे करते हैं, W से करते हैं। लंबाई चूंकि 60% है तो L बराबर कितना प्रतिशत रहेगा, यहाँ पर 60% रहेगा, और 60% रहेगा तो चौड़ाई की अगर बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.60% इंटू L, या फिर इसे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 0.60 L लिख सकते हैं। अब ये 0.60 कहाँ से आया, 60% बता रहा है, इसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए, आपका ये आंसर चला आएगा, ठीक है। परिमाप का सूत्र अब आपको निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल का परिमाप 800 मीटर दिया गया है। तो परिमाप का क्षेत्रफल यहाँ पर सूत्र यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2L + W, ठीक है, ये आपका लिखेंगे। तो यहाँ पर 2L का मान यहाँ पर कितना दिया गया है, तो L यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है L, और W का मान दिया गया है 0.60 L, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो चूंकि ये दोनों तो ऐड हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर
मान लेते हैं 2 है, इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो यहाँ से एक एल है और यहाँ से एक एल है, यानी कि कितने हो जाएंगे ये 1.060, सॉरी जीरो नहीं होगा, 1.60 ये हो जाएगा, यहाँ पर एल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बराबर में क्या हो जाएगा 800 मीटर हो जाएगा, इसके बराबर में भी क्या हो जाएगा 800, इसके बराबर में भी क्या हो जाएगा 800। ठीक है, क्योंकि ये परिमाप ही दिया गया है 800। अब जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व होगा, ये एक दूसरे से जुड़ जाएगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा 3.60, यही हो जाएगा 3.60, सॉरी इसके बीच में ये इंटू हो जाएगा, ये नहीं होगा, 3.60 नहीं होगा, ये इंटू हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3.2L हो जाएगा। अब इसके बराबर ये 800 कर देते हैं हम लोग, इसके बीच में इंटू का है, इधर चला जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा L बराबर 800/3.2। जब इसे हम डिवाइड करते हैं तो ये कितना निकल करके चलाता है 250 निकल करके चलाता है। और चौड़ाई की गणना करेंगे हम, तो जब चौड़ाई की गणना करते हैं तो यहाँ पर W बराबर क्या क्या चीज़ें निकल के चला आया, चौड़ाई यहाँ पर क्या किया गया है, तो चौड़ाई यहाँ पर देखिए 0.60 इंटू एल किया गया है, तो ये एल में मान रखेंगे तो 250 यहाँ पर हो जाएगा। जब हम इसे इंटू करते हैं तो ये हमारा कितना निकल करके चलाता है 150। ठीक है, जब आप इसे इंटू करेंगे तो इसके बाद फिर एरिया का निकालना है हमें, L इंटू डब्लू। एल का मान कितना निकल करके चला आया है 250, डब्लू का मान कितना निकल करके चला आया है, इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो आंसर है यहाँ निकल करके चला आता है, कितना चला आता है 37,500। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 37,500। ऑप्शन नंबर बी में आपका 37,500 दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर अगला जितना जटिल दिख रहा है उतना जटिल नहीं है, तो इसीलिए ज़्यादा ध्यान इस ओर मत दीजिए। अब ऐसे जब क्वेश्चन पूछे तो आप उसको बड़े आसानी तरीके से किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ये देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करिए। तो मान ज्ञात करना है, पहला नंबर पे तो आप फॉर्मूला देख लीजिए 1 2 3, यानी एक फॉर्मूला आप इसे देख लीजिए, a का पावर मतलब एक ही है। ठीक है, तो a बराबर यहाँ पर हमें प्राप्त क्या हो गया 658। ठीक, b बराबर कितना प्राप्त हो गया 328। अब यहाँ पर 1 2 3 दिया गया है, माइनस दिया गया है, तो b बराबर यहाँ पर हम क्यूब कर सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरीके से 658 यहाँ दिया गया है, 658 यहाँ दिया गया है, यानी कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं a का स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस 658 यहाँ दिया गया है, 328 यहाँ दिया गया है, यानी कि हम यहाँ पर a भी कर सकते हैं। फॉर्मूला देखिए 328 इंटू 328 कह रहा है, यानी कि b स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम जब इसे सॉल्व करेंगे, अब a फॉर्मूला को आप तोड़िए, तो ये फॉर्मूला को तोड़ेंगे तो a माइनस बी टूट जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस में बी स्क्वायर ये टूट जाएगा। अब नीचे यहाँ पर दिया गया ए स्क्वायर प्लस का ए बी प्लस का बी स्क्वायर, अब इसे और इसे काट दीजिए, आपके पास बच रहा है ए माइनस बी। चलिए अब मान रखिए, ए का मान कितना दिया गया है 658 दिया गया है, और b का मान कितना दिया गया है 328 दिया गया है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितना निकल करके चला आएगा 330 निकल करके चला आएगा। चलो 330 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ से कितना करेक्ट आंसर हो जाएगा 330। कहा ना, जितना कठिन आपको दिख रहा है मैथ उतना कठिन होता नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखा गया है कि विद्यार्थियों का शेषफल की संकल्पना को समझाने का सबसे प्रभावित तरीका क्या है। तो ये सबसे तरीका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, समान आकार के कुछ घनों को इकट्ठा करके और उनका समूह बनाकर और प्रत्येक समूह में घनों की संख्या को बदलकर तथा दर्शाना कि घन समूह में नहीं है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि किसी एक रकम का 7 साल बाद साधारण ब्याज 1750 है, यदि साधारण ब्याज 20% अधिक हो तो कितना अधिक ब्याज उस रकम पर प्राप्त होगा बोला है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहला हम क्या कर सकते हैं, जो मूलधन है, मूलधन की वास्तविक दर देखिए ज्ञात नहीं है। क्यों ज्ञात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 20% कह रहा है, प्राप्त ब्याज पर ज्ञात दर नहीं प्राप्त कर सकते हैं। तो सीधा सीधा आप इसे ले लो कि ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि किसी संख्या को 342 से भाग देने पर 47 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं, भाजक जिसे हम n से निरूपित करते हैं, मान लेते हैं 342 है, ठीक है। इसी तरीके से भागफल यहाँ पर क्या मान लेते हैं, भागफल मान लेते हैं कि शेष फल यहाँ पर क्या मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिया गया है 47 तो 47 ही है। चूंकि 342 18 से विभाजित हो जाता है, 342 किससे विभाजित हो जाता है, ये 342 है 348, ठीक है। 342 किससे विभाजित हो जाता है, तो 18 से विभाजित हो जाता है, ये इंटू 19 करेंगे तो, ठीक है, 18 इंटू 19 करेंगे तो ये विभाजित हो जाता है। अब n बराबर हम लोग फॉर्मूला रख देंगे, तो n बराबर हम किस 342 ऐसे रख सकते हैं ना, किस तरीके से रख सकते हैं, देखिए 342 के इंटू 47, 342 के जगह पर हम इस के प्लस रहेगा, 342 के जगह पर हम रख सकते हैं 18 इंटू 19 के जो प्लस 47 ये रख सकते हैं। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या सॉल्व हो जाएगा, n को 18 से अगर भाग दिया जाएगा, मान के चलिए 19 के तो गायब हो जाएगा यहाँ से। अब 18 से डिवाइड अगर किया जाएगा तो 18 से डिवाइड किया जाएगा तो 47/18 यहाँ पर हो जाएगा, 18 दूना 36 हो जाता है, तो यहाँ पर 47 माइनस 36 कर देने हैं, बच जाएगा 11। कौन सा आंसर हो जाएगा दोस्तों, 11। क्या आंसर हो जाएगा आपका यहाँ से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 11। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है। तो लाभ प्रतिशत बताने के लिए क्या करेंगे, सीपी और एसपी का अनुपात निकालेंगे। तो सीपी का और एसपी का अनुपात 4:5 दिया गया है, तो सीपी बराबर यहाँ पर 4x और एसपी बराबर यहाँ पर 5x हमने लिख दिया, निकाला गया है। लाभ की गणना अगर करेंगे तो लाभ का गणना क्या हो जाता है, एसपी माइनस सीपी हो जाता है, तो फॉर्मूला ये लगा देंगे, यानी लाभ हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो लाभ हमें प्राप्त क्या हो जाएगा, x प्राप्त हो जाता है। लाभ की प्रतिशत गणना अगर करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट का प्रतिशत, प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये हो जाता है आपका लाभ प्रतिशत की गणना के लिए फॉर्मूला। चलिए मान रख देते हैं, प्रॉफिट हमारा कितना हुआ, x हुआ है, कॉस्ट प्राइस यहाँ पर कितना दिया गया है, तो 4x दिया गया है इंटू 100। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए 25x, ठीक है, सॉरी 25, क्योंकि x यहाँ से कट गया, आंसर कितना चला आएगा 25%। ऑप्शन नंबर ए में 25 यहाँ पर दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से देखिए क्या दिया गया है, 12 कापियों को बेचकर एक विक्रेता को 4 कापियों के लिए विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो उसका प्रतिशत लाभ कितना होगा, ये आपको बताना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहला हम लोग क्या कर लेते हैं, एसपी बराबर, एसपी सेल प्राइस होता है ना, तो एसपी बराबर कुछ नहीं दिया गया है, तो एसपी बराबर हम पहले लिख लेते हैं एक्स, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है जो 12 कापियों को बेचकर यानी सेल कर दे रहा है, तो सेल कर दे रहा है यानी 12 कॉपी को बेच रहा है, तो ये हो जाएगा 12x। इसी तरीके से प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट हो रहा है 4x, ठीक है। अब प्रॉफिट 4x हो रहा है और एसपी यहाँ पर कितने के बराबर है, तो एसपी यहाँ पर देखिए 4x के बराबर है, ठीक है। तो क्रय मूल्य की अगर गणना किया जाए तो क्रय मूल्य की गणना करेंगे तो CP बराबर यहाँ पर 12x हो जाएगा माइनस 4x। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8x प्राप्त हो जाता है, ठीक है। प्रतिशत लाभ की अगर गणना करेंगे तो कितना क्या प्राप्त हो जाएगा, 4x प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर 8x, ये x से x कट जाएगा, यहाँ पर 1/2 हमें प्राप्त हो जाता है। इसको हम 100 से इंटू करेंगे, ठीक है। जब 100 से इंटू करेंगे तो ये भी यहाँ पर हो जाएगा, घट जाएगा, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा 50%। ये जो फॉर्मूला लगा हुआ है यहीं पर हो जाएगा, 4x इंटू 100 इस तरीके से होगा। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा, इसे काटेंगे तो 50% निकल जाएगा आपका। बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि कक्षा फर्स्ट स्तर के छात्रों को समझने के लिए कौन सी संकल्पना
अधिक कठिन है, तो कौन सी संकल्पना अधिक कठिन है? ऑप्शन नंबर जो ए है, विभिन्न संख्याओं के लिए संकेतों का उपयोग, ए नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है कह रहा है, तो कौन सा सही नहीं है? तो अमूर्त संकल्पना प्राथमिक स्तर पर दिया जाता है, नहीं, ये भी सही नहीं है। ठीक है, सामान्यीकरण संकल्पना को प्राथमिक स्तर पर विचार विमर्श करना चाहिए, ये भी सही नहीं है। स्वयं सिद्धि को प्राथमिक स्तर पर सीखना चाहिए, ये भी सही नहीं है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि 67 में कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है? तो कौन सी संकल्पना आधारभूत नहीं है? तो उपर्युक्त में से कोई नहीं है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, अगला जो क्वेश्चन है ये कैसे सॉल्व होगा? यदि 2x बाई 1 प्लस एक्स 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स इक्वल 1, तो x का मान यहाँ पर निकालना है। तो इसे निकालने के लिए सबसे पहला इक्वेशन सिंप्लीफाई करेंगे, यानी टर्म हमारे सामने क्या दिया गया है कि 1/1 माइनस एक्स, ये हमारे सामने नीचे टर्म दिया गया है। ठीक है, तो इस टर्म के अकॉर्डिंग अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस एक्स हम इस तरीके से ले जाते हैं जो नीचे यहाँ पर दिया गया है। अब जब इसे इक्वेशंस में लाएंगे तो इक्वेशन में लाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 2x 1 प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक है, इसके बराबर हम लोग 1 कर देते हैं। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे सामने क्या प्राप्त हो जाएगा? 2 माइनस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, 2 माइनस एक्स, इसके बराबर यहाँ पर 1 कर देंगे। जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर? 2x बराबर 1, ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स, यानी इसके बीच में इंटू का चिन्ह हो जाएगा क्योंकि इधर डिवाइड था। ठीक है, इस तरीके से ये इधर चला आएगा, ये माइनस में चला जाएगा, ये माइनस वाला इधर चला जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे? ये 3x हो जाएंगे और इन दोनों का इंटू हो जाएगा तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। x बराबर यहाँ पर 2/3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर 2/3 दिया गया, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से किसे गणितीय चिंतन की आवश्यकता हो सकती है? तो गणितीय चिंतन की आवश्यकता किसे हो सकती है? तो गणितीय चिंतन की आवश्यकता अंग्रेजी का अध्ययन हो सकता है, हिंदी का अध्ययन हो सकता है, सामाजिक विज्ञान का अध्ययन हो सकता है। तो उपर्युक्त जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, गणितीय शिक्षण की अभिक्षमता के लिए आवश्यक है। तो गणितीय शिक्षण की अभिक्षमता के लिए क्या आवश्यक है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। गणित की भाषा, गणित की मूल संकल्पनाओं की समझ, गणितीय संप्रेषण की क्षमता, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको निकालने के लिए सबसे पहला क्या करते हैं? यदि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक ये है, महत्तम समावर्तक, महत्तम समविभाजक SCF क्रमशः 250 और 50, यदि पहली संख्या को 2 से भाग देने पर 50 है तो शेषफल 0 हो तो दूसरी संख्या आपको क्या मिलेगा ये प्राप्त करना है। फॉर्मूला रख देते हैं हम लोग, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये आपका फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में हम लोग मान रख देते हैं, चूंकि भाज्य हमारे पास नहीं है, भाजक 2 यहाँ पर है। ठीक है, भागफल यहाँ पर कितना है? तो भागफल यहाँ पर 50 है, इसके बीच में इंटू कर देना है। यहाँ पर शेषफल हमें प्राप्त नहीं है तो 0 कर देना है। इन दोनों का जब हम लोग इंटू करेंगे तो 100 प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर भाज्य बराबर क्या कर सकते हैं? LCM इंटू SCF कर सकते हैं। ठीक है, तो LCM यहाँ पर भाज्य कितना प्राप्त हो गया? 100 प्राप्त हो गया। LCM SCF कितना प्राप्त हो गया? LCM जब हम निकालेंगे तो 250 चला आएगा और SCF कितना दिया गया है? 50 दिया गया। जब इसे हम लोग इंटू करेंगे तो कितना चला आता है? ये चला आता है। ठीक है,
अब ये वाले 100 इधर चला आएगा तो इनमें डिवाइड हो जाएगा, ये दोनों जीरो कट जाएगा, ये हमारे सामने 125 प्राप्त हो जाएगा। 125 जो आंसर है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि किसी व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 33 सही 1/3%, दूसरे व्यक्ति के दैनिक उत्पादन का 50% है। यदि दूसरा व्यक्ति रोज 1500 स्क्रू बनाता है तो पहले व्यक्ति का स्क्रू बनाने का दैनिक उत्पादन क्षमता कितनी होगी, यह आपको बताना है। तो दूसरे व्यक्ति का दैनिक उत्पादन क्षमता कितना बताया गया यहाँ पर 1500 बताया गया है, जो 50% यहाँ पर उत्पादन है कह रहा है। तो इसका 50% अगर निकालेंगे तो 1500 का 50% यहाँ पर 10 कट जाएगा, 10 ये भी कट जाएगा। यहाँ पर 150 इंटू 50 कर देंगे तो 750 प्राप्त हो जाता है। पहले व्यक्ति के अगर दैनिक उत्पादन की अगर हम लोग निकालेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 33 सही 1/3% दिया गया है, इसके बराबर है, यानी कि इसके बराबर कितना है 750 है यहाँ पर कह रहा है। तो इसको भिन्न में बदलने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहला इसको जब भिन्न में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 100/3। इसको जब प्रतिशत हम लोग निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 100/300, ठीक है। प्रतिशत निकालेंगे तो 100/300 हो जाएगा। इसको जब काटेंगे तो 1/3 निकल करके चला आएगा। तो 1/3 यहाँ पर निकल करके चला आएगा, तो 1/3 यहाँ पर x लिख देंगे, ठीक है, इंटू x बराबर 750 ये मान रहेगा। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला जो मान है ये इधर चला जाएगा, x बराबर ये इंटू हो जाएगा 750 इंटू 3। जब इसे हम लोग इक्वेशंस करेंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, ये आपका 2250 प्राप्त हो जाएगा। तो 2250 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2250। ऑप्शन नंबर जो बी यहाँ पर दिया गया है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है, देखिए ये भी बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। यदि ये मान यहाँ पर दिया गया है तो इस मान के अकॉर्डिंग आपको मान रखना है, ठीक है। सबसे पहला इसके बीच में जो लिखा गया है ये आप देख लीजिए, ये कह रहा है 18,225 बराबर 135 है। तो जब 135 इंटू 135 किए होंगे तो ये प्राप्त हो गया होगा। तो ऐसा कौन सा नंबर है जिसे 182.25 लाना है आपको, तो कितना का आप वैसे स्क्वायर किए होंगे, तो 13.5 का जब स्क्वायर किए होंगे तो ये चला आया होगा। इसके बाद फिर 1.35 का स्क्वायर किए होंगे तो ये चला आया होगा। इसके बाद फिर 0.135 का स्क्वायर किए होंगे तो ये चला आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर 0.0135 का स्क्वायर किए होंगे तो ये चला आया होगा। अब तीनों जितने भी आए हैं सबको जोड़ दीजिए, कितना कितना जोड़ना है, 13.5 प्लस 1.35 प्लस 0.135 प्लस 0.0135, इसको जोड़ देना है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाता है आपका, ये आ जाता है 14.995, यानी 14.9950 चला आता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना सिंपल था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है, गणित अधिगम का मूल्यांकन मूलतः होना चाहिए पहचानात्मक, योगात्मक, रचनात्मक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका यहाँ से करेक्ट आंसर। किसी छात्र को विभिन्न ज्यामितीय समतल आकृतियां देकर सदृश्य आकृतियों का समूह बनाने के लिए कहा गया है, उसे निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा। कौन सा क्रम सही है, तो ये कौन सा क्रम सही हो जाएगा, ये आपका पहला हो जाएगा विश्लेषण करके, ठीक है, पहला हो जाएगा विश्लेषण करके। उसके बाद फिर संक्षिप्तीकरण हो जाएगा, तो दूसरा हो जाएगा 1 नंबर। तीसरा हो जाएगा निगमन करके। उसके बाद फिर चौथा हो जाएगा स्पष्टीकरण करके। आपका यहाँ 4, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर डी में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि यदि 0.232323 को साधारण भिन्न में बदला जाए तो उसका मान क्या होगा। तो इसको बदलने के लिए 2 अंक आप देख रहे हैं 23, ठीक है, ये बार बार दोहराया जा रहा है। सभी दोनों पक्षों को 100 से गुणा कर देंगे। पहला नंबर पे यहाँ पर हमारा दिया गया x बराबर 0.23,
2323 ऐसे करके दोहराया गया है। ठीक है, जब हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 100 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास प्राप्त क्या हो जाएगा 23.2323 ऐसे प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं समीकरण 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 को 1 से हम लोग घटा देंगे, तो जब घटाएंगे तो इसको और इसको आप घटा दीजिए तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा 23 प्राप्त हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब 23 प्राप्त हो जाएगा। अब 23 जब प्राप्त होगा तो हमें कैसे घटाना है ये देखिए, समीकरण 1 समीकरण 2 वहाँ पर जो दिया गया था 100x माइनस एक्स इस तरीके से रख देना है। 23 माइनस 23 माइनस 0 माइनस 0.2323। तो जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारे सामने क्या चलाएगा 23। इसे जब हम लोग करेंगे तो 99 x चलाएगा, x बराबर 23/99 चलाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23/99। आपका सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है, अपना व्यापार 85,000 से शुरू करता है, कुछ समय बाद बी उससे 42,500 के साथ जुड़ता है। यदि वर्ष के अंत में प्राप्त लाभ को 3:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी कितने समय के लिए जुड़ा था, ये आपको बताना है। तो जो व्यापार है उसे आप किस तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहला ए का व्यापार अगर देखेंगे तो ए का व्यापार यहाँ पर है आपका 85,000। ठीक है, इसी तरीके से बी निवेश करता है तो यहाँ पर आई बी कर दीजिए, यहाँ पर आई ए कर लीजिए। तो आई बी निवेशित करता है 42,500। ये जो ए है ये कितने महीने में निवेशित करता है, तो ये करता है आपका वर्ष के अंत में, 1 वर्ष के लिए कर रहा है यानी कि ये 12 मंथ के लिए कर रहा है। और जो बी है यानी कि आई बी वो कितने महीने के लिए कर रहा है, वो महीने पता नहीं है तो टी हम लिख देते हैं। ठीक है, प्रॉफिट यहाँ पर फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या कौन सा फॉर्मूला लगा देते हैं, प्रॉफिट ए बटा प्रॉफिट बी। अब इस फॉर्मूला में हम लोग मान रख देते हैं आई ए इंटू टी ए, आई बी इंटू टी बी। इसमें हम लोग का मान रख देना है। तो इसमें जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए, पी ए पी बी में हो जाएगा 3:1 बराबर आई ए कितना दिया गया है 85,000। ठीक है, इसी तरीके से टी ए कितना दिया गया है, टी ए दिया गया है 12 और यहाँ पर कितना दिया गया है 42,500 इंटू टी। अब इसे क्या करेंगे, इनका इसके साथ कर दीजिए, इनका इसके साथ इंटू कर दीजिए तो क्या प्राप्त हो जाता है हमें, तो ये प्राप्त हो जाता है 1,27,500 इंटू टी। ये वाला जो टी है ये निकल करके चला आया इधर, और इन दोनों का जब इंटू कर देंगे तो ये कितना प्राप्त हो जाता है 20,000। ठीक है, ये प्राप्त हो जाता है। इन दोनों के बीच में इंटू है तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए, जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 चला आएगा। इसका डिवाइड करेंगे, इस तरीके से डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 10, इसका डिवाइड कर देंगे 27,500 से। ठीक है, इसका जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 चला आता है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि परिधि की संकल्पना के बारे में किसी छात्र के समझ को एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे। तो एक शिक्षक कैसे मूल्यांकित करेंगे, तो ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। छात्र को दी गई लंबाई के आयत परिधि ज्ञात करने के लिए प्रश्न देकर नंबर। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगला यहां से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर अगला यहां से क्या पूछा गया है कि 3 संख्याओं में से पहली और दूसरी संख्या का औसत दूसरी और तीसरी संख्या के औसत से 15 अधिक है, पहली और तीसरी संख्या का अंतर क्या होगा ये बताना है। तो उपरोक्त में से कोई नहीं, अगर इसका अंतर निकालेंगे तो ये लगभग 30 के करीब आता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या दिया गया है, एक वर्ग की चारों भुजाओं के साथ एक हवाई जहाज 200, 400, 600 और 800 किलोमीटर घंटा के वेग से उड़ता है, तो उसका उस वर्ग के चारों ओर का औसत वेग क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसका उस वेग के औसत वेग के अनुसार अगर देखिए निकालेंगे तो काफ़ी लॉन्ग निकल जाएगा। क्यों लॉन्ग निकल जाएगा,
क्योंकि अगर वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई अगर मान लेते हैं, चलिए मान लीजिए x मान लीजिए, कुल दूरी कितनी यहाँ पर बता रही है 1 2 3 4, कुल दूरी कितनी बता रही है 4, यानी कि यहाँ पर एक फॉर्मूला लगा दीजिए आप कि समय बराबर दूरी बटा वेग, ये आपका फॉर्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पर ये जब फॉर्मूला लगा देंगे तो t1 मान लीजिए आपका x बटा 200, t2 मान लीजिए x बटा 400 यहाँ पर ले लिए, t3 मान लीजिए x बटा 600 यहाँ से मान लीजिए, क्वेश्चन ही में ही दिया हुआ है ना, t4 बराबर x बटा 800 ये मान लीजिए, ठीक है। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मान रख लेते हैं कि समय के बराबर यहाँ पर क्या बता रहा है x बटा 200 प्लस x बटा 400 प्लस x बटा 600 प्लस x बटा 800, ठीक है। तो इसके बराबर जब हम लोग मान लिखेंगे तो इन सब का एलसीएम निकाल देते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, ये 2400 प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर x कितना चला आएगा, तो 2400 प्राप्त हुआ, पहले इसके साथ हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो ये कितना चला आता है 12 चला आता है, 12 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12x, उसी तरीके से यहाँ पर 400 के साथ कर देंगे तो 8 हो जाएगा, 400 के साथ यहाँ पर करेंगे तो कितना चला आएगा 8x चला आएगा, यानी कि 8 चला आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8x प्लस में 12 दूना 24, 3 अट्ठे 2400 डिवाइडेड 400, ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, 4 छक 24, यहाँ पर 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 600, तो 600 यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 चौके 24, यहाँ पर 4x हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा तो 8 तिया 24, ठीक है, 3x हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो 12x 6x 4x 3x, जब इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना चला आता है ये 25x, 18 18 चल 22 3 25x चला आता है, यहाँ पर 2400 चलाएगा, ठीक है। जब इसे हम लोग काटेंगे तो ये कितना चला आएगा x/96 चला आता है, तो ये आपका घंटा निकल गया, ठीक है। जब ये आपका घंटा निकल कर के गया है x/96 घंटे, ठीक है। औसत वेग कुल दूरी, औसत वेग का फॉर्मूला हम लोग लगा लेते हैं, औसत वेग बराबर यहाँ पर कुल दूरी के बराबर बटे में क्या हो जाता है, ये बराबर नहीं होगा, कुल समय क्या हो जाता है, कुल दूरी के बराबर में यहाँ कुल समय हो जाता है, तो यहाँ पर 4x/t बराबर 4x हो जाता है 96, ठीक है, क्योंकि t हमारा क्या प्राप्त हुआ था x/96 प्राप्त हुआ था। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 4x बराबर 96 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर ये। अब जब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो सीधा सीधा क्या चला आएगा, अब ये x कट जाएगा, ठीक है। अब ये इसके अब ये इधर चला जाएगा तो ये किस में चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा, क्योंकि ये किस में था इधर फिलहाल डिवाइड में था, तो डिवाइड में था तो यहाँ पर कितना चलाएगा 4 × 96, इसको जब हम लोग करेंगे तो 384 चलाएगा, ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है 384, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि प्राथमिक छात्रों को उनके कार्यकारी स्मृति में गणितीय ज्ञान रखने को असमर्थता का अधिकांश प्रसंभाव्य कारण है, तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित, गणितीय ज्ञान का मूल संकेतों पर आधारित, ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक सामान्य संकल्पना है, तो सर्वाधिक सामान्य संकल्पना कौन सा है, प्राकृतिक संख्याएं जो है ये सामान्य संख्याएं हैं।
इसी तरीके से क्वेश्चन यहाँ से 5 भाग में पर्यावरण से क्वेश्चन है। एक तरफ आपको इंग्लिश के प्रश्न देखे जाएंगे और एक तरफ हिंदी के प्रश्न देखे जाएंगे। दोस्तों अगर इतना चीज़ें अगर आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे जितने भी प्रीवियस इस क्वेश्चन पेपर हैं इसी तरीके से मैं पूरा सॉल्व करके बता दूंगा। ठीक है, निम्नलिखित में से उसे चुनिए जो अपनी मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही कर लेता है। तो कौन है जो मादा की पहचान उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से कर लेता है? तो रेशम का कीड़ा है। ये सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि निम्न में से कौन सा तरीका बच्चों के सीखने का रचनावादी तरीका है? तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गतिविधियों के माध्यम से। ए नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। गतिविधियों के माध्यम से बच्चों के सीखने का जो रचनावादी तरीका है ये आपका परफेक्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है 23 का कि रेखा की माँ खाली स्थान के लिए रोजाना तालाब से लाए पानी में फिटकरी डालती है। तो ये किसके लिए डालती है? ये हल्के निलंबित अवद्रव्यों को अवसादित करने के लिए डालती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग जो है ये आपका बेरी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को अपेक्षाएं निम्न में से कौन सी है? तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है ये अवधारणाएं, कौशल एवं जानकारी, आदत व नैतिक मूल्य। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है सामाजिक अध्ययन में ज्ञान प्राप्ति का स्रोत निम्न में से क्या है? तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो सी है जीवन शैली। सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है सजीव निर्जीव घटकों के बीच अंतःक्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है कह रहा है? तो ये आपका जल चक्र जो है ये सजीव एवं निर्जीव घटकों के लिए बीच अंतःक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने वाला रोगों का समुच्चय है? तो मच्छरों से होने वाला रोगों के समुच्चय क्या है? चिकुनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण के घटक है? तो पर्यावरण के घटक कौन सा है? तो उपर्युक्त में से सभी हैं पर्यावरण के घटक। सामाजिक एवं आर्थिक, प्राकृतिक, सांस्कृतिक, ये सभी के सभी पर्यावरण घटकों के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों एवं कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में से इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि कक्षा में पोषण प्रकरण का परिचय अधिक प्रभावी तरीके से देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न भोजन उदाहरण देना चाहिए। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि एक तालाब में कीड़े एवं छोटी मछलियां होती हैं। ठीक है, तो ये किसका उदाहरण है? तो यह एक प्रकार का द्वितीयक उपभोक्ता का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो ज्ञान निर्माण के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? यहाँ पर अनुभव की आवश्यकता का न होना ये आपका गलत है। यहाँ से अवधारणा बोलना, अन्वेषण की विधियों की आवश्यकता, सत्यापन प्रक्रियाओं की आवश्यकता, ये सारे सही हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि सरकार द्वारा बाल श्रम रोकथाम अधिनियम का संशोधन किया गया था। कब किया गया था बाल श्रम अधिनियम का रोकथाम? तो ये आपका अक्टूबर 2006 में किया गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है कहने से क्या हो जाएगा? जो सल्फर चक्र होते हैं गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं, वहाँ पर आप छात्रों को कौन सी
एक्टिविटी करने के लिए अनुमति नहीं देंगे, तो वहाँ पर क्या अनुमति नहीं देंगे, तो ये आपका चिड़ियाघर के प्राणियों के लिए ढेर सारा भोजन रखने के लिए आपका अनुमति नहीं देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका अनुमति नहीं देंगे। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से है कि नींद लाने के लिए ली जाने वाली नार्कोटिक औषधि क्या है। तो नींद लाने के लिए नार्कोटिक औषधि यहाँ पर उपयुक्त डी सारे हैं, हीरोइन है, मार्फिन है, अफीम है, ये तीनों के तीनों नींद लाने में काफी सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है कि बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका निम्नलिखित में से क्या होती है। तो बच्चों की सीखने के लिए शिक्षक की भूमिका क्या होती है, सक्रिय भागीदारी होती है। ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से है कि पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र किसकी सबसे छोटी इकाई होती है, तो बायोस्फीयर की सबसे छोटी इकाई होती है पारिस्थितिक तंत्र। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से दिया गया है निम्नलिखित में से कौन कौशल सर्वथा भिन्न है। तो कौशल सर्वथा जो भिन्न है वो किसके द्वारा है, तो भाषा सीखना। सी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्न में से किस विधि से छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो छात्रों को जानकारी पेश करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चित्र बनाकर, तालिकाएं बनाकर, प्रक्रियाओं के प्रवाह रेखा चित्र बनाकर, ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है निम्नलिखित में से रचनावादी ढंग से सीखने की प्रक्रिया भाग नहीं है। तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य करने से में ज़्यादा जानकार व्यक्ति में से मदद नहीं मिलती है। कार्य करने में ज़्यादा जानकार व्यक्ति से मदद नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से है पूछा हुआ कि सर्वेक्षण एवं विश्लेषण से पर्यावरण बच्चों की पर्यावरण के बारे में समझ को जाना जाता है। यह जानने वाली समझ निम्नलिखित में से कौन सी है। तो ये है आपका उपयुक्त सभी, ध्यान से रखना, महसूस करना, याद रख पाना, ये आपका उपयुक्त सभी जो है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्नलिखित में से क्या है। तो पर्यावरण के प्रति बढ़ते सरोकार का कारण निम्नलिखित में से आपका सी नंबर है मानवीय गतिविधियों से खतरे की हद तक नुकसान। ऑप्शन नंबर जो सी है ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त शिक्षा शास्त्रीय पद्धति होनी चाहिए। तो क्या होनी चाहिए, ये भागीदारिता परोक्ष एवं चर्चा आधारित। डी नंबर आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होने चाहिए। नक्शों के पढ़ने में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। तो नक्शों के पढ़ने में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, नक्शे में नजरिए का असर होता है। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका, ऑप्शन नंबर जो ए है आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, नजरिए का असर होता है। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है आवासीय पुनर्वास केंद्रों द्वारा निम्नलिखित में से कौन से उपचार दिए जाते हैं। तो ये आपका यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। सामूहिक कार्य, मनोवैज्ञानिक हस्तक्षेप, सामाजिक कुशलता का प्रशिक्षण। उपयुक्त जो आंसर है डी नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला है एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य होता है। तो एक खाद्य श्रृंखला में मनुष्य क्या होता है, प्राथमिक एवं द्वितीयक उपभोक्ता होता है एक खाद्य श्रृंखला में। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला यहाँ से पूछा गया है कि सामाजिक एवं अध्ययन निम्न में से किस बात पर विज्ञान से अलग है। तो सामाजिक अध्ययन किस बात से जो विज्ञान है उनसे अलग है। तो ये हो जाएगा निरंतरता एवं बदलाव की प्रक्रिया को समझ पाना, इससे ये बिल्कुल अलग है। ऑप्शन नंबर जो डी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला और सबसे अंतिम प्रश्न है कि किसी कारखाने में कार्य करने के लिए निम्नलिखित में से कम बच्चों को नियुक्त किया जा सकता है, कितनी उम्र तक के। तो ये हो जाएगा दोस्तों 14 साल के। किसी कारखाने में कार्य करने के लिए 14 से कम उम्र के बच्चों को नियुक्त नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों जितने भी मैं 1 से लेकर के 150 प्रश्न बताया हूं आपको समझ में आया होगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अभी आने वाले जितने भी मैं वीडियो बनाऊंगा 2017 हो गया, 2020 हो गया, 2024 हो गया, इनमें जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं इन सारे के सारे प्रश्नों का 1 से लेकर के 150 प्रश्न तक के आंसर सहित हल मैं बताऊंगा।
तो अपने दोस्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।